अब कहानी आगे बढ़ती है और यीजाओ ने टी तो नहीं पी होती है, पर अनरन क्या करेगी ये देखने के लिए वो बेहोश होने की एक्टिंग जरूर करता है। तभी अनरन उसे बेड पे लिटा देती है और बार बार सोने को कह रही होती है। तभी यीजाओ की नज़र उसके लॉकेट पे जाती है और वो पूछता है कि यह लॉकेट मैंने कहीं और देखा है कभी। और तभी अनरन बोलती है, नहीं तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा, अभी तुम सो जाओ। इतने में लिन वहां आ जाती है और अनरन को वहां से डांट के भगा देती है, ये कह के कि मेरे बेडरूम में और मेरे हस्बैंड के पास आज से तुम कभी मत आना। तभी वहां पे से यीजाओ भी उठ जाता है और मिस्टर वेन को कॉल करके कहता है कि सारे इंतजाम कर लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीजाओ मिल रहा है अनरन से एक खाली बिल्डिंग पे। यहाँ पे से पता चलता है अनरन की करतूतों के पीछे का सबसे बड़ा राज। दरअसल यीजाओ की पिछले 2 साल की मेमोरीज इरेज होने के पीछे अनरन का ही हाथ है। अनरन ने एक्सीडेंट होने के बाद हिप्नोटाइज करके यीजाओ के दिमाग से पिछले 2 साल की सारी मेमोरीज इरेज कर दी। वो उसे हिप्नोटिस्ट के पास ले गई और इस तरह से उसकी मेमोरीज खाली कर दी गई थी। यीजाओ के पूछने पर वो सारा इल्ज़ाम यीजाओ और लिन पे डाल देती है कि तुम दोनों की वजह से मैंने ऐसा किया, बचपन से मैं तुम्हें प्यार करती थी, मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ, पर वो लिन कुछ महीनों पहले ही आई है और तुमने उससे शादी कर ली, तुम्हें उससे प्यार हो गया, आखिर कैसे। जाते जाते यीजाओ पूछता है कि क्या मेरे कार एक्सीडेंट में भी तुम्हारा हाथ है, पर अनरन चुप रहती है। यहाँ पे अनरन की चुप्पी साबित कर रही है कि कार एक्सीडेंट में भी उसी का हाथ था। यीजाओ कहता है मेरे मन में जो थोड़ी सी केयर और प्यार है तुम्हारे लिए, उसे प्लीज मत खोना, और वो वहां से चले जाता है। इतने में हम देखते हैं कि नन वहां आ रहा है और अनरन से बोलता है कि आखिर में तुम हारी गई तो तुम्हें मेरी सहारे की जरूरत पड़ेगी। अनरन साफ इनकार कर देती है, पर इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। वहीं इधर लिन आती है यीजाओ के ऑफिस उससे मिलने के लिए कि तभी एक ड्राइवर आके बोलता है कि मिस्टर चू ने आपको बुलाया है, यानी चूयन के पापा ने। लिन चली जाती है पर फी से जाते जाते बोलती है कि तुम यीजाओ और चूयन को कॉल जरूर कर लेना। तभी वहां जाके पता चलता है कि मिस्टर चू तो उससे बहुत नाराज हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम वही लड़की हो जो चूयन के साथ आजकल बहुत ज्यादा दिख रही है, तुम उससे दूर रहना क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी चूयन के लिए एक लड़की है और उसे उससे ही शादी करनी होगी। यहाँ पे चूयन भी आ जाता है और अपने पापा को उससे बदतमीजी से बात करता देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसका पापा चूयन को देखकर उस पर छड़ी मारने ही वाला होता है कि लिन सामने आ जाती है और यहाँ पे उसे चोट लग जाती है। चूयन ये सहन नहीं कर पाता और वो उसे लेकर बाहर जाता है। तभी वहाँ पे यीजाओ भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को छड़ी से मारा गया है। तभी वो मिस्टर चू से कहता है कि अब जो हम बिजनेस पार्टनर्स थे अब हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं आपके सारे शेयर्स और सारी चीज़ें वापस कर दूंगा, अगर मुझे पेनल्टी फीस भरनी पड़े तो तब भी भर लूंगा, पर आपने मेरी वाइफ को मारा है और मैं आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। यहाँ पे वो लिन को गोद में उठाकर लेकर जाता है और उसके पीठ पे मलहम लगाने लगता है। तभी लिन बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो कहती है तुम मेरी तरफ देखना मत क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी, पर जिस तरह से तुम मेरी केयर करते हो, मेरे साथ रहते हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तुम उतने अच्छे तो नहीं हो मेरे साथ, पर जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। यीजाओ अब तो बिल्कुल भी नहीं सोचता और हाँ कह के उसे किस कर लेता है। जब वो सोई होती है तब वो उसके हाथ में डायमंड रिंग पहना देता है और थोड़ी देर में वहां से चले जाता है। लिन की जब आंख खुलती है तब वो ये डायमंड रिंग देखती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वहां पे उसने एक चिट भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम मेरे मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो सकती हो। लिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। दूसरे दिन चू यन, मिस स्वांग स्वांग और जिया लिन तीनों को एक गेम शो में बुलाया जाता है। सबको टास्क मिलता है और जिया लिन का ये टास्क होता है कि उसके फोन पे सबसे ऊपर जो नंबर है उसे कॉल करे और उससे आई लव यू बुलवाए। अब जैसे ही वो फोन हाथ में पकड़ती है इतने में ही यीजाओ का कॉल आ जाता है और उसे सबके सामने उस कॉल को उठाना पड़ता है। यहाँ पे लोग उसकी आवाज़ पहचान जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो दोनों मैरिड हैं। शो तो खत्म हो जाता है पर मिस स्वांग स्वांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है लिन से कि उसने ये सब नहीं बताया। वो उसे ये कह के नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि आज यीजाओ तुम्हारा है, कल वो किसी औरत का होगा, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे लड़के अपनी लिए वाइफ्स बदलते रहते हैं।
लिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसको यीजाओ पे काफी ज्यादा भरोसा है। जब वो अपनी एजेंट से जाके मिलती है वो भी काफी नाराज होती है कि उसने उस तक को नहीं बताया उसके और यीजाओ के रिश्ते के बारे में। तभी उसकी एजेंट ये भी बताती है कि उसे बीजिंग जाना है कल किसी शूटिंग के चक्कर में। यहाँ पे उसकी एजेंट बोलती है कि अब जैसे कि तुम यीजाओ की वाइफ हो, अगर तुम ये सबको अच्छे से बता दोगी और पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे दोगी तो तुम्हें उससे करियर में बहुत फायदा होगा, तुम्हें तो काम बस यूं ही मिल जाएगा। पर यहाँ लिन बिल्कुल खिलाफ है यीजाओ का नाम यूज करके काम लेने के। अब लिन चली जाती है बीजिंग और उसका चुयन के साथ शूट होता है। तभी जब वो रिपोर्टर से बचते बचाते, क्योंकि अब तो वो फेमस हो चुकी है जैसे कि वो यीजाओ की वाइफ है, वो बस कहीं पे खड़ी होती है कि तभी उसके सामने नन आता है। वो बहुत सरप्राइज होती है कि नन यहाँ क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि नन भी एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं और फिर वो उसका ख्याल रखना कह के वहां से चले जाता है। तभी कुछ और कंपनी वाले वहां पे आते हैं और चुयन ये कह के लिन को वहां से ले जाता है कि मैं अभी लिन को कहीं और चीजें दिखा के आता हूँ। चुयन काफी प्रोटेक्टिव होता है लिन के लिए। यहाँ पे चुयन और लिन मजाक कर रहे होते हैं कि लिन बोलती है कि मेरी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तभी वो उसे रेस्ट रूम में लेकर जाता है और इतने में ही हमें एक फ्लैशबैक दिखता है कि दरअसल नन ने लिन की ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिस वजह से शायद उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इतने में वहां सरप्राइजिंगली यीजाओ भी आ जाता है और नन और यीजाओ के बारे में यहाँ एक चीज पता चलती है कि दोनों के दोनों बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों बिजनेस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी वो यीजाओ को भड़काते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी देखा चुयन को लिन के साथ रूम पे जाते हुए। यीजाओ वहां पहुंचता है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता जैसे नन बोल रहा होता है। चुयन भी ये बोल के वहां से चले जाता है कि अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी वाइफ का ख्याल रख सकते हो। अब दोनों बात ही कर रहे होते हैं और लिन बोलती है कि हम दोनों कभी भी डेट पे नहीं गए, तो आई थिंक हम दोनों को डेट पे जाना चाहिए। यीजाओ आखिर कैसे ही मना करता वो भी राजी हो जाता है। वो जा ही रहा होता है और तभी उसके बाद उसी समय लिन के चेस्ट पे फिर से बहुत तेज पेन होने लग जाता है। वो सोचती है कि अब जरूर मैं वापस जाके अपना चेकअप कराऊंगी। अब आ जाता है वो दिन जब दोनों की डेट है और दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं कैजुअल्स में। वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और यहाँ पे लिन मन ही मन सोचती है कि मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ जब मैं यीजाओ के साथ होती हूँ। पर लग रहा है कि ये खुशी ज्यादा नहीं रहने वाली। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाके पता करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुमको तो ब्लड कैंसर है ही नहीं, तुम्हें तो एनीमिया है, यानी कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का कम होना। उसको बहुत अजीब लगता है सुन के कि डॉक्टर आखिर क्या कह रही है। अब यहाँ पे लिन का सबसे पहला शक जाता है यीजाओ पे और वो घर जाते ही उसका रूम चेक करने लगती है। तभी वो कबर्ड में देखती है कि उसका लॉकर है और उसको याद आता है कि कैसे उसके एटीएम का पिन उसका बर्थडे था, यानी लिन का ही बर्थडे। तो वो वही पिन डालती है और सरप्राइजिंगली वो लॉक खुल जाता है। जब वो उस लॉक को खोल के निकालती है कुछ कागज तो उसे दिखता है कि वहां पे तो लिन की रिपोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल पॉजिटिव हैं और उसका ब्लड बिल्कुल नॉर्मल है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ऐसा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर यीजाओ ने ऐसा सब क्यों किया उसके साथ। तभी थोड़ी ही देर में वहां पे यीजाओ भी आ जाता है और लिन साफ साफ पूछने लगती है कि मैंने सारी चीजें देख ली हैं, जो चीज मुझे देखनी चाहिए थी और जो चीजें मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, ये सब क्या है। अब यीजाओ यहाँ पे सबसे बड़ा सच बताता है कि दरअसल उसको सच में ब्लड कैंसर है ही नहीं। जिस हॉस्पिटल में जाके लिन ने चेकअप करवाया था दरअसल वो हॉस्पिटल भी यीजाओ की कंपनी का ही है, यानी यीजाओ का है। उसने डॉक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट को बनाने को कहा था जिसपे उसने कहा था कि वो तुम्हारा जो ब्लड कैंसर है वो दिखाए और बोन मैरो का डोनर मुझे दिखाए। मुझे पता था कि तुम मेरे पास भागकर जरूर आओगी जब तुम ये देखोगी और इस तरह से हम लोग मिल जाएंगे। लिन बोलती है तुम्हें क्या इतना सब करना जरूरी था हम दोनों के मिलने के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ, अदरवाइज हम दोनों कैसे मिलते। ये सब मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया और तुम मेरे पे ही इल्जाम लगा रही हो। लिन यहाँ पे बहुत गुस्सा है। वो बोलती है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी और तुमने ऐसा सब किया मेरे साथ। और वो वहां से जाने लगती है कि उसे
चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर बताता है कि एनीमिया बढ़ने के कारण वो बेहोश हुई है। तभी यीजाओ बोलता है कि आज से पहले तो उसे कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी डॉक्टर कहता है कि शायद स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है और यहाँ पे लिन को बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। सुबह जब लिन उठती है वो बाहर जाना चाहती है इमीडिएटली, पर यहाँ पे यीजाओ ने उसके घर के बाहर गार्ड लगा रखे हैं और वो लिन को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। तभी वो यीजाओ को कॉल करती है और बोलती है तुमने मुझे इलीगली कैद किया है, अगर तुम मुझे अभी के अभी नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। पर यीजाओ साफ इनकार कर देता है और वो लिन को छोड़ने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है। तभी लिन घर पे उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लग जाती है और वो भी उसे नहीं मिलता। अब यहाँ पे लिन कैसे ना कैसे करके उस घर से बाहर निकलना चाहती है और उसकी कैद में नहीं रहना चाहती। तभी वो बहाना करती है कि उसे बुखार है और वहाँ की मेड उसे हॉस्पिटल लेने को तैयार होती ही है कि वहाँ पे यीजाओ आ जाता है। यीजाओ बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम बीमार हो। पर यहाँ पे लिन उसका हाथ काट लेती है और बोलती है मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तब भी यीजाओ उसका हाथ नहीं छोड़ता और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। लिन भी हार मान लेती है और उसका हाथ छोड़ देती है। अब लिन ने यहाँ पे भूख हड़ताल कर दी है ये कह के कि मैं बिल्कुल भी तब तक का नहीं खाऊंगी जब तक का तुम मुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दोगे। पर यीजाओ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ज़बरदस्ती करके उसे खाना खाने के लिए लेकर जाता है। वो बोलता है तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा रहूँगा, पर प्लीज़ खाना खा लो और अपने पे ध्यान दो। लिन बोलती है कि ठीक है मैं खाना खा लूँगी जब तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओगे। तभी यीजाओ कहता है कि ठीक है मैं आज से ही होटल में रहने चले जाऊँगा और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तभी मैं वापस आऊँगा। यहाँ पे इन दोनों को लड़ता देख मेड उसकी दादी माँ को कॉल कर देती है। वहीं इधर यीजाओ जब अपने रूम के अंदर होता है लिन उसको लॉक लगाकर दरवाज़ा टाइटली बंद कर देती है और हल्ला करने लगती है कि ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा। ये सुन के उसके गार्ड्स जो कि लिन को रोकने के लिए नीचे रुके थे वो ऊपर आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलने का ट्राई करने लगते हैं। ये मौका देखते ही लिन वहाँ से भागने लग जाती है, पर तभी उसके आंखों में एक लाइट फ्लैश करती है और ये होती है उसकी ग्रैंड माँ। उसकी दादी माँ लिन से पूछने लगती है कि आखिर यीजाओ ने क्या गलत किया है जो तुम घर छोड़ के जा रही थी, क्या उसने तुम्हें कुछ बोला है? मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही साथ दूंगी अगर यीजाओ सही भी है तो। पर यहाँ पे लिन अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलती है। तभी बाद में यीजाओ बोलता है कि तुमने दादी माँ के सामने डिवोर्स की बात की, क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? लिन कहती है कि हाँ मैं लेना चाहती हूँ, मैं बस थोड़ा टाइम चाहती थी हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, पर तुमने मुझे लॉक कर दिया मेरी इच्छा के खिलाफ। तभी यीजाओ बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं रॉन्ग था और मैं कुछ भी करूँगा ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। तभी लिन कहती है तुमने पता है तुमने क्या रॉन्ग किया है? पहली चीज़ जो तुमने रॉन्ग की है वो ये है कि तुमने मेरी बीमारी के बारे में झूठ बोला। मैं सिर्फ 21 की थी, उसी समय कॉलेज से निकली थी और अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, पर जैसे ही मुझे अपने ब्लड कैंसर की बात पता चली मैं बहुत शॉक में आ गई, मैं परेशान हो गई, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। जो मेरे सारे गोल्स थे, मेरी सारी इच्छाएं थी, मेरे फ्यूचर प्लान्स थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए उस मोमेंट पे जिस मोमेंट में मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। और फिर तुमने उसके बाद तुमसे क्या गलत हुआ है वो ये है कि तुमने मुझे लॉक कर दिया ज़बरदस्ती। तुम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हो? तुम इस तरह के इंसान हो जो सबको कंट्रोल में करना चाहता है, यहाँ तक कि प्यार को भी, और जिससे वो प्यार करता है, पर प्यार कंट्रोल में नहीं रह सकता। तुम्हें ये समझना चाहिए था, मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए था ताकि मैं हमारे बारे में सोच सकूं, पर तुमने वो तक नहीं किया। अब मुझे तुम पे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है और मैं इस घर से और तुमसे जल्द से जल्द दूर जाना चाहती हूँ। यहाँ पे यीजाओ अब बताने लगता है और ये भी पूछता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि पहली बार हम दोनों कहाँ मिले थे और मैं क्यों तुमसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में ऑब्वियसली ये ज़रूर पता चलेगा कि आखिर यीजाओ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है लिन से, और क्यों आखिर नन यीजाओ के बदले लिन को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो ये सब जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।